हाय एवरीवन, वेलकम टू PWIT जैम CSIR नेट। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा। चलिए आज हम अपने उद्गम सीरीज का लेक्चर नंबर फर्स्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं फॉर रियल एनालिसिस। वैसे तो आप लोगों के पास 2 लेक्चर पहले ही जा चुके हैं, आई थिंक 3 जा चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर उद्गम सीरीज के अंदर रियल एनालिसिस को मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, जहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पर हम लोग डिलीवर आउट कर रहे होंगे। क्योंकि ये आज आप लोगों का पहला ही क्लास है यहाँ पर, तो हम आज आप लोगों के साथ एक बेसिक सिनेरियो डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आगे की जो है हायर टर्म्स के ऊपर हम लोग यहाँ पर चीज़ों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे, आगे के ऊपर बढ़ रहे होंगे। तो आज के कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्री सेट थ्योरी। इसको हम एक बार यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। बेसिकली काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट और फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनको मैं कल डिस्कस करूंगा। आज मैं आप लोगों के साथ सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट क्या होती है, उसके बाद फंक्शन क्या है, फंक्शन का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, आप किसी फंक्शन को ज्योमेट्रिकली किस तरीके से देख सकते हैं, मतलब ग्राफिकली किस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वन वन फंक्शन है, काउंटिंग ऑफ वन वन फंक्शन है, और वन वन फंक्शन के एक ग्राफ को हम लोग जो है, एक कर्व को हम लोग ग्राफ के अकॉर्डिंगली कैसे देख सकते हैं कि ये जो गिवन पॉइंट है, ये गिवन जो हमारा कर्व है, ये हमारा वन वन कैसे है, ऑन टू कैसे है, और इस तरीके से हम लोग आगे के ऊपर यहाँ पर बढ़ रहे होंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इस पूरे सिनेरियो को डिस्कस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे के ऊपर यहाँ पर हम लोग बढ़ रहे होंगे। प्रॉपर टाइम मैं आप लोगों को दूंगा हर चीज़ को नोट डाउन करने के लिए, तो आप लोग अच्छे तरीके से नोट डाउन करना। जैसे मैं आप लोगों के साथ साकार 2.0 और शोध 2.0 में पूरा टाइम देता हूं आप लोगों को हर चीज़ को नोट करने के लिए, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को हर चीज़ को नोट करने के लिए प्रॉपर टाइम दूंगा। अगर नहीं दे पाया तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आप लोग अपनी वीडियो को पॉज करके इस पूरे नोट्स को आप लोग बनाइएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर। आज हम यहाँ पर कुछ कुछ बेसिक सा सिनेरियो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में भी हम लोग यहाँ पर कुछ इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो सिलेबस अब हम यहाँ पर करने वाले हैं वो क्या क्या है। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर रियल एनालिसिस के टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करूँगा, जिसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, इसको सेट एंड इट्स प्रॉपर्टी बोल लो, या सेट और फंक्शन के ऊपर आप लोग बात बोल लो। सेट, प्रॉपर्टी एंड फंक्शंस के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन यहाँ पर कर रहे होंगे। इसके बाद हम लोग जो हैं इसका पॉइंट सेट टोपोलॉजी, फिर से बात बोल रहा हूँ मैं, पॉइंट सेट टोपोलॉजी का एक आप लोगों को पूरा का पूरा लेक्चर में मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी होती क्या है, किस तरीके से हम इस पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आप सभी के साथ यहाँ पर जो डिस्कस करूँगा वो होगा यहाँ पर दैट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट जो आप लोगों के साथ मैं टॉपिक लेकर आऊँगा वो होगा आप लोगों के साथ सीरीज ऑफ रियल नंबर के ऊपर। यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट को जो है हम लोग डिलीवर आउट कर रहे होंगे। सीरीज ऑफ रियल नंबर के इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो है हम लोग यहाँ पर क्लियर कर रहे होंगे। ये जो पॉइंट है जिसको हम लोग यहाँ पर सीक्वेंस, सीरीज ऑफ रियल नंबर, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, सेट प्रॉपर्टी, सेट एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड फंक्शन, मतलब टाइप ऑफ फंक्शन, काउंटिंग ऑफ फंक्शन, इन सब के ऊपर जब हम बात करेंगे, ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है ये CSIR नेट एग्ज़ाम की रियल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। रियल यहीं से स्टार्ट होती है आप लोगों के CSIR नेट की। अच्छा, आप लोग चाहे IIT जैम के क्यों ना स्टूडेंट हो, फिर से मैं बात बोल रहा हूँ, आप लोग चाहे IIT जैम मैथमेटिक्स के ही क्यों ना स्टूडेंट हो, है ना, उसके अंदर भी MA अगर मैं बात बोलूँ, उसके अंदर भी आप लोगों के पास यहाँ पर जब रियल आती है, आप लोग इस पूरे सिनेरियो से निकल कर जाते हैं। तो आप लोग चाहे जैम के स्टूडेंट हो, चाहे CSIR नेट के स्टूडेंट हो, मेरा ये जो कंटेंट है आप लोगों को काम आने वाला है। चाहे आप लोग CUET की क्यों ना स्टूडेंट हो, CUET PG की क्यों ना स्टूडेंट हो, ये कंटेंट आपके काम भी आने वाला है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे तो आप लोग जरा यहाँ पर अपने नोट्स बना लीजिएगा कि केशव सर जो हैं आप लोगों को ये यूट्यूब पर करवाने वाले हैं। फिर से मैं बात बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर हम लोग जो हैं इसको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाएंगे, और इसका जो चैनल का नेम होगा हम लोग PWIIT जैम एंड CSIR नेट वाला जो चैनल है ना यूट्यूब वाला, उसके ऊपर मैं ये पूरा कंटेंट आप सभी के साथ डिलीवर करूँगा।
तो प्लीज़ आप लोग जो है नोट्स बनाते रहिएगा। जो भी आप लोगों को डाउट आएगा आप लोग जो है कमेंट सेक्शन पर नीचे पूछ सकते हैं। आप लोगों को केशव गिलोत्रा के नाम से एक आईडी रिप्लाई करती हुई मिल जाएगी, वो मेरी ही आईडी होगी। मैं आप लोगों के प्रॉपर डाउट को जो है यहाँ पर सॉल्व आउट कर रहा हूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज के कॉन्सेप्ट को और भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे के ऊपर। ओके, तो आज हम यहाँ पर हमारी क्लास नंबर 1 है जिसको हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सेट एंड फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं आप लोगों के साथ फंक्शन की डेफिनेशन को दिखाऊं 1 मिनट के लिए, तो आप लोग फंक्शन क्या लिखते हैं? सर फंक्शन एक स्पेशल टाइप की मैपिंग होती है जिसको हम एफ बोलते हैं, जो किसी सेट ए से लेकर बी पर अवेलेबल होती है। मतलब सर हमारे को यहाँ पर कोई ए सेट चाहिए, यहाँ पर सर हमारे को यहाँ पर बी सेट चाहिए, और ये स्पेशल टाइप की मैपिंग होती है एफ मैपिंग। लेकिन सर हमें सबसे पहले पता तो होना चाहिए ना कि सेट ए और सेट बी के हैं, और इसके अंदर विराजमान करने वाला एक और सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? सर इसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग सबसेट बोलते हैं। तो सर हमें सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए आज का जो आप लोगों के साथ टारगेट है वो है सेट क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग मूव कर रहे होंगे फंक्शंस के ऊपर, और वन वन फंक्शन और काउंटिंग ऑफ वन वन फंक्शन के पॉइंट तक हम इसको लेकर चलेंगे। जल्दी से आप लोग अब यहाँ पर नोट्स आप लोग हाथ में ले लीजिए, मतलब कॉपी पेन तैयार रखिएगा। पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है यहाँ पर स्लोली, फास्टली, नॉमिनल स्पीड में जितना भी मुझे लगेगा मैं आप लोगों के साथ डिलीवर करूँगा। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है आप लोगों के साथ कि सेट क्या होता है। चलिए, तो अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बोलूँ कि हमारे पास यहाँ पर सेट की डेफिनेशन है, तो सेट की डेफिनेशन आप लोग बचपन से ही जानते आ रहे हैं कि हमारे पास क्या है? वेल डिफाइंड, फिर से मैं बात बोल रहा हूँ यहाँ पर, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, तो वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है यहाँ पर? सेट ए क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तरीके की ऐसी कलेक्शन है जो एक प्रॉपर तरीके से वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का बेसिकली मीनिंग अगर मैं बोलूँ तो हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारे कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आप लोगों को बोलूँ यहाँ पर, उदाहरण के तौर पे मेरे पास एक S1 सेट है। हमने यहाँ पर सेट का नाम दे दिया S1, और हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? सेट को एक करली ब्रैकेट के अंदर डिनोट करते हैं, है ना। आप लोग यहाँ पर इसको समझ लीजिएगा, आप लोग इसको अच्छे तरीके से डिनोटेड बाय करली ब्रैकेट। ये मेरे पास यहाँ पर करली ब्रैकेट में आता है। सेट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? करली ब्रैकेट से करते हैं। अगर मैं आप लोगों के साथ ऐसा बोलूँ कि मेरे पास एक सेट S1 है, दैट इज द collection of all good students of BSc थर्ड ईयर। अगर मैं बात बोलूँ तो थर्ड ईयर के गुड स्टूडेंट का कलेक्शन लेना है ना। चलो बीएससी थर्ड ईयर को छोड़ते हैं, हम यहाँ पर फिर से वही यहाँ पर चलो बीएससी थर्ड ईयर ही रहने देते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या होगा कि सपोज करो कि आप लोगों के पास कोई टीचर ए है ना। ये क्या है? आप लोगों को कोई टीचर ए है, सिमिलरली कोई टीचर बी होगा, सिमिलरली कोई टीचर सी होगा। वो बोलता है मेरे लिए गुड स्टूडेंट वो है जिसकी 75% मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स है ना। 75% मार्क्स से अगर ज़्यादा है तो वो मेरे लिए गुड स्टूडेंट है। वो टीचर बी बोलता है कि मेरे लिए वो गुड स्टूडेंट है जिसका यहाँ पर बिहेवियर गुड है, जिसका यहाँ पर क्या बिहेवियर गुड है। और सी स्टूडेंट, जो सी टीचर होता है, वो बोलता है कि जिसकी पर्सनैलिटी गुड है, मेरे लिए वो गुड स्टूडेंट है। तो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन से गुड स्टूडेंट की डेफिनेशन को हम यहाँ पर लें, टीचर ए की लें, टीचर बी की लें, टीचर सी की लें। तो मेरे पास एक स्टूडेंट आता है ना, इस कलेक्शन के अंदर आने के लिए। वो बोलता है सर मेरी पर्सनैलिटी गुड है, मेरा बिहेवियर भी गुड है, लेकिन मेरे जो मार्क्स है ना सर वो 65% मार्क्स हैं। तो क्या मैं गुड स्टूडेंट हूँ? नहीं। फिर एक और स्टूडेंट आता है, वो बोलता है कि सर मेरी तो मार्क्स 79% है, और लेकिन सर मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं, क्या मैं गुड स्टूडेंट? नहीं। तो यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इसका मतलब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एक और कलेक्शन बनाएंगे सेट S2, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे? दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, है ना, ऑफ BSc थर्ड ईयर, BSc थर्ड ईयर, BSc third year having more than
75% मार्क्स, जिनकी 75% मार्क्स से ज़्यादा हैं वो इस कलेक्शन में आएंगे। तो अपने आप ही स्टूडेंट जो हैं वो छट जाएंगे और सीधा सीधा अपनी डीएमसी लेकर आएंगे। सर बोलेंगे सर मेरा 75% ज़्यादा है, 75% मार्क्स से ज़्यादा है, तो क्या मैं गुड स्टूडेंट हूँ? हाँ, ये गुड स्टूडेंट है। अगला भी गुड स्टूडेंट होगा, जिसके भी 75% से ज़्यादा होंगे वो गुड स्टूडेंट है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के साथ बात बोलूँ फिर से कि सेट हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक वेल वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ तो हम इसको ये बात यहाँ पर बोल सकते हैं, दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे। तो ये मैंने आप लोगों को, अगर मैं इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाऊं, तो ये मैंने आप लोगों को एक यूनिवर्सल सेट बताया, मतलब बड़ा वाला। यूनिवर्सल सेट की तरफ नहीं जान तो ज़्यादा अच्छा है। सपोज करो ये मेरे पास यहाँ पर सेट ए है, मैंने उसको कुछ ही बॉक्स में दिखाया। अब अगर मैं आप लोगों के साथ ऐसा बोल दूं कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर का सर्कल भी है, इसको मैंने नाम दे दिया ये बी है, तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास यहाँ पर क्या, इसके हम लोग सबसेट को भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास आता है वो आता है सबसेट। अब सबसेट हमारे पास यहाँ पर क्या है, सपोज करो मान लो कि हमारे पास यहाँ पर ए और बी जो है, हमारे पास यहाँ पर टू सेट यहाँ पर अवेलेबल है, दो सेट है। और मैं ऐसा बोलता हूँ कि बी इज द सबसेट ऑफ, बी इज सबसेट ऑफ ए। वो मेरे पास ए का कब सबसेट है? अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ऐसा मैंने यहाँ पर ले लिया कि x बिलोंग्स टू b, दिस इंप्लाइज वो x जो है वो मेरे पास यहाँ पर a में भी चला जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b इज सबसेट ऑफ a। तो इसका मतलब सर हर एक एलिमेंट ऑफ b के लिए आएगा, तो आप यहाँ पर बात बोल दो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। और वो अगर कुछ सॉल्व करने के बाद वही x हमारा a में चला जाएगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, b इज द सबसेट ऑफ a। बी इज अ सबसेट ऑफ ए के ऊपर बात बोलेंगे। तो आप लोग अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, सेट बी है। सेट बी का हर एक एलिमेंट यहाँ पर है जिसको मैंने येलो कलर के डॉट से बनाया, ये देखो ये मेरे पास क्या है, सेट बी का हर एक एलिमेंट है। अगर मैं सेट बी को यहाँ से उठा भी दूँ तो मैंने यहाँ पर क्या करा, सेट बी को उठाने की कोशिश करी लाइक दिस, तो मैंने सेट बी को उठा दिया यहाँ से। तो सेट बी का हर एक एलिमेंट देख सकते हो ए के अंदर भी यहाँ पर विराजमान है, तो इसका मतलब बी जो है हमारा यहाँ पर सबसेट है। बी हमारे पास क्या है, यहाँ पर सबसेट है किसका, ए का। तो इस तरीके से हम एक सबसेट को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ यहाँ पर देखना है यहाँ पर कि B इज द सबसेट ऑफ A, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं कि A, यहाँ हम ये बात बोल सकते हैं कि B जो है वो सबसेट है किसका, A का। B जो है हमारे पास यहाँ पर सबसेट किसका है, यहाँ पर A का सबसेट यहाँ पर अवेलेबल है। डन, बढ़ूँ आगे। तो इस तरीके से आप एक सबसेट की डेफिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है आप लोगों के पास एम्प्टी सेट, कि भाई एम्प्टी सेट हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, क्लियर दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल। तो एम्प्टी सेट हमारे पास क्या होता है, सेट विद नो एलिमेंट। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर नो एलिमेंट, तो उसके अंदर कोई भी अगर एलिमेंट ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। वो हमारे पास एम्प्टी सेट के बारे में बात करता है। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, एम्प्टी सेट को अगर मैं यहाँ पर डिनोट करूँ, एम्प्टी सेट जो है यहाँ पर डिनोटेड बाय, या तो आप लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज द कर्ल ब्रैकेट, ये पॉइंट आया, या आप लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं लाइक दिस। डन। तो जनरली हम लोग जो एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं वो कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। अभी अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक ए कलेक्शन है जिसके अंदर यहाँ पर एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो ये सेट डिनोट हुआ। और अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, या तो हम ऐसा लिखेंगे या तो हम ए को एक एम्प्टी सेट के तौर पर बताएंगे कि ए इज इक्वल टू 5। जब भी 5 आ जाएगा तो हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पर कि ए जो है हमारा एक एम्प्टी सेट यहाँ पर अवेलेबल है। ए जो है हमारा यहाँ पर एम्प्टी सेट यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक पॉइंट आता है कि ये जो एम्प्टी सेट है हमारा, ध्यान से समझेगा, क्या हमारे पास एम्प्टी सेट जो है वो हमारा सबसेट है एवरी सेट का, हर सेट का वो सबसेट है। इसका मतलब
अगर मैं यहाँ पर मान लूँ इसके प्रूफ के ऊपर अगर आप लोग देखो तो मान लो कि लेट ए बी एनी सेट, मेरे पास यहाँ पर क्या है, कोई भी एक ऐसा सेट है और मुझे ये क्लेम करना है, मुझे ये क्लेम करना है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ए। मेरे पास यहाँ पर वो ए का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। डन, मुझे ये बात यहाँ पर क्लेम करनी है। अच्छा, अगर मैं ऐसा यहाँ पर ये लेट कर लूँ, ध्यान से देखना है, 1 मिनट के लिए बड़ा जादू होने वाला है। मान लूँ कि मेरे पास यहाँ पर कोई एलिमेंट है, मतलब एम्प्टी सेट जो है वो मेरे पास सबसेट नहीं है ए का। मैंने क्या बोला, एम्प्टी सेट जो है वो भाई सबसेट नहीं है हमारा ए का, वो सबसेट तो कभी नहीं है। अच्छा, अब अगर वो सबसेट नहीं है, अच्छा अगर कोई सबसेट हमारे पास यहाँ पर होता है, मैंने आप लोगों को अभी सब सेट के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर दिया। सबसेट क्या बोलते हैं यहाँ पर हमारे पास, अगर मैंने ऐसा बोला कि B इज अ सबसेट ऑफ A, तो इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B, दिस इंप्लाइज वो x जो है हमारा A में चला जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, B इज अ सबसेट ऑफ A। इसका मतलब मेरे पास हर वो एलिमेंट ऑफ B का वो मेरे पास A में हो जाना चाहिए। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि B इज नॉट सबसेट ऑफ A, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू B तो है बट दिस डज नॉट इम्प्लाई वो जो x है वो हमारा A के अंदर, हमारा जो A के अंदर अवेलेबल नहीं है ना। ऐसा ही पॉइंट है, उसकी नेगेशन यहाँ पर ही है। मेरे पास सभी एलिमेंट ऑफ B के वो हमारे पास A के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे, दिस इम्प्लाइज जो है वो जो सेट यहाँ पर अवेलेबल है, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। अब अगर वो नॉट अ सबसेट ऑफ ए है तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर बोल दूं कि मैंने यहाँ पर ये बात बोली कि x बिलोंग्स टू फाई, दिस डज नॉट इम्प्लाई कि x बिलोंग्स टू ए वो मेरे पास यहाँ पर ए के पास अवेलेबल है। अच्छा, क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत नहीं लिखा? सर आपने तो ये बिल्कुल ही उड़ा के बात मारी कि यहाँ पर x बिलोंग्स टू फाई, लेकिन फाई क्या एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब हो गया हमारे पास यहाँ पर अ सेट विद नो एलिमेंट। यहाँ आप बोल रहे हो कि x बिलोंग्स टू फाई है। क्यों हम लोगों को यहाँ पर क्यों कंफ्यूजन हुई? यहाँ पर सर हमने यही गलत लेट किया है। इसका मतलब अगर सपोज इज रॉन्ग, इसका मतलब ये हमेशा ट्रू है कि एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है ए का। वो हम लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ए एवरी, मतलब एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ू आगे, किसी का कोई भी डाउट हो तो आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। अब कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट बोल लो, और इसके 2-3 नाम है। इसको हम लोग इसका पोटेंशियल ऑफ अ सेट भी बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ सेट भी बोलते हैं, है ना, या फिर हम इसको हाँ पोटेंशियल ऑफ अ सेट भी बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ, आप लोगों ने 11th-12th के अंदर ऐसा बात समझी होगी कि अगर ए के अंदर एलिमेंट है यहाँ पर ए बी सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम ऐसा लिखते थे ना, एन ऑफ ई, ये क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो हम लोग 11th क्लास के अंदर इसको एन ऑफ ए से डिनोट करते थे। आंसर कितना आता था, 3। अब भाई इसी एलिमेंट को यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए को हम लोग अब बड़े हो गए हैं तो हम यहाँ पर इसको क्या लेंगे, दैट इज द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ए। वो मेरे पास अब ए सेट की कार्डिनलिटी होती है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, अगर मैं ऐसा बोलूँ, अब क्योंकि नाम चेंज हुआ है तो सिंबल भी चेंज होगा। डिनोटेड बाय, किस तरीके से डिनोट करते हैं, ए के ऊपर ऐसे कुछ ब्रैकेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ए, जिसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अगर मैंने एक सेट यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिया कि ए जो है हमारे पास यहाँ पर ए ई आई ओ यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो मेरे पास यहाँ पर ए ई आई ओ यू है, तो यहाँ से अगर मैं कार्डिनलिटी ऑफ ए के ऊपर बात करूँ तो ए ई आई ओ यू, तो 5 हो गए ये वाले। तो आप लोग इसको क्या नाम देंगे, 5 का नेम यहाँ पर आप लोग देंगे कि इसके अंदर 5 एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है पॉइंट? इसके अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट जो हैं वो अवेलेबल हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से हम इस पॉइंट को यहाँ पर समझ पा रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पर अगर मैं ऐसा बोलूँ कि हमारे पास, मैंने एक ऐसा सेट लिया कि ए के अंदर हमारे पास यहाँ पर ए बी सी डी, और यहाँ पर हो गया 2 5
5 8। तो आप लोग अब मुझे बताओ कि इसके अंदर कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास। सर इसके अंदर 8 एलिमेंट होंगे, 4 इंग्लिश वाले, 4 मैथमेटिक्स वाले। तो हमारे पास सर यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी हो गई है, हमारे पास यहाँ पर 8 हो गई है। तो मतलब किसी सेट के अंदर हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं उसे हम लोग कार्डिनलिटी के नाम से यहाँ पर हम लोग जानते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पर पावर सेट। अब भाई पावर सेट क्या होता है सर? पावर सेट होता है यहाँ पर दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ई। मेरे पास ई सेट के जितने सबसेट आएंगे ना उनको हम लोग कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ई, इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। वो मेरे पास यहाँ पर ए का क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? अच्छा सर, और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? पावर सेट ऑफ ए लाइक दिस। पावर सेट ऑफ ए के अंदर हमारे पास यहाँ पर वो सभी बी सेट आएंगे, वो सभी बी सेट आएंगे सच दैट वो जो बी है हमारे पास यहाँ पर ए के क्या हो जाएंगे? सबसेट हो जाएंगे। वो सभी बी सेट आएंगे हमारे पास यहाँ पर सच दैट वो जो हमारे पास बी है वो सबसेट ऑफ ए है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आप लोगों के साथ बात बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर दैट इज ए बी सी मेरे पास यहाँ पर पॉइंट अवेलेबल है, तो इसके मुझे यहाँ पर कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट चाहिए। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सर मेरे पास पहला एक ऐसा सबसेट है, सर एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, पहला हम लोगों ने इसको काउंट कर लिया। सर हो सकता है उसके अंदर सिंगलटन एलिमेंट भी हो जाए। अच्छा, आप लोगों को अगर मैं यहाँ पर बात बोलूं, सिंगलटन सेट क्या होता है? अ सेट विद वन एलिमेंट। आप लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे अ सेट विद वन एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पर एक ही एलिमेंट हो, वो हमारे पास क्या होता है? सिंगलटन सेट होता है। तो इसका मतलब सर हो सकता है कोई सिंगलटन सेट भी हो, लेना इसी का ये। तो A2 के अंदर क्या आ जाएगा सर? सिंगलटन सेट जिसके अंदर ए एलिमेंट है। A3 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? सर जिसके अंदर बी एलिमेंट है। A4 क्या हो जाएगा सर? जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर सी एलिमेंट है। अब हो सकता है सर हमारे पास यहाँ पर A5 भी आ जाए जिसके अंदर A कॉमा बी टाइप का एलिमेंट हो। सर A6 भी आ जाए जिसके अंदर B कॉमा सी टाइप का एलिमेंट हो। सर A7 भी आ जाए आप लोगों के पास, तो यहाँ पर हम लोग ये बात बोलेंगे कि हमारे पास ये A कॉमा सी टाइप का एलिमेंट भी आ जाए। क्लियर है? बढ़ो आगे, पक्का? अच्छा, और आप लोग यहाँ पर अब लिख लो एवरी सेट इज सबसेट इटसेल्फ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, आप लोग 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। एवरी सेट इज सबसेट इटसेल्फ, वो हमारे पास यहाँ पर इटसेल्फ भी क्या होगा? सबसेट होगा। तो आप लोगों के पास यहाँ पर कोई A8 जो आएगा वो पूरा का पूरा सेट आएगा, E B C हमारे पास ये पॉइंट बनेंगे। तो अगर मैं इसको एक कलेक्शन के अंदर डालूं, इसको मैंने अगर यहाँ पर एक कलेक्शन के अंदर डाला तो उस कलेक्शन का नाम मैंने यहाँ पर दे दिया दैट इज द पावर सेट ऑफ ई। तो ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल हुआ। ये क्या है मेरे पास? यहाँ पर पावर सेट ऑफ ई है। अब अगर ये मेरे पास यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए काउंटिंग करो तो सर इसके अंदर 8 एलिमेंट हैं, तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया? पावर सेट ऑफ ए की अगर मैं कार्डिनलिटी इसके ऊपर बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर 8 आती है, वो मेरे पास यहाँ पर 8 आती है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे, पक्का? अच्छा, अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर कोई ए सेट यहाँ पर डिफाइन करूँ जिसके अंदर ए बी सी डी टाइप के एलिमेंट अवेलेबल हैं, ए बी सी डी टाइप के, तो अगर मैं इसका यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए लिखना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पर किस तरीके का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल होगा? सर हो सकता है इसके अंदर A1 हो जो एम्प्टी हो, सर हो सकता है सिंगलटन सेट वाले यहाँ पर पॉइंट हो जाए, है ना, सिंगलटन बी हो जाए, सर सिंगलटन सी हो जाए ये वाला पॉइंट, सर हो सकता है यहाँ पर हमारे पास ये सिंगलटन डी वाला पॉइंट भी हो सकता है सर इसके अंदर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट भी हो, सर बी कॉमा सी टाइप का एलिमेंट भी हो, सर सी कॉमा डी टाइप का एलिमेंट भी हो। सर हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाएगी? और क्या वैल्यू बनेंगी हमारे पास यहाँ पर? ए कॉमा डी टाइप का एलिमेंट भी हो। सर हो सकता है इसके अंदर ए बी सी टाइप का एलिमेंट भी हो। ऐसे तो सर आप इसको पूरा बोर्ड ही भर दोगे
और अगर आपने ये बात बोल दी कि पावर सेट ऑफ ए का इन टर्म्स ऑफ कार्डिनलिटी बताओ, तो सर क्या हम इसको यहाँ पर पूरा चेक करेंगे? नहीं। अच्छा, अब आप लोग जरा यहाँ पर ये बात को देखो, क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। अ सेट विद नो एलिमेंट, अ सेट विद वन एलिमेंट, सेट विद वन एलिमेंट, अ सेट विद टू एलिमेंट, सेट विद टू एलिमेंट, सेट विद थ्री एलिमेंट, और सिमिलरली लास्ट में एक हमारे पास एक सेट आएगा, ऐसा सेट आएगा जिसके अंदर ए बी सी और डी चारों होंगे, अ सेट विद फोर एलिमेंट। इसका मतलब सर, और इन सब का हमने क्या करना है, यहाँ पर सम करना है। इसका मतलब सर हमें यहाँ पर इन सब का क्या करना है, सम करना है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कार्डिनलिटी ऑफ अ पावर सेट ऑफ ए। अब पावर सेट ऑफ ए के अंदर क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, इसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए के अंदर हमारे क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ये पूरी बात अब हम यहाँ पर डिस्कस आउट कर रहे होंगे। चलो एक बार देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी के ऊपर बात बोलूँ, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द पावर सेट ऑफ ए। अब एलिमेंट क्या है यहाँ पर, अब सबसेट के ऊपर बात बोली हुई है, तो ये अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर हम एक बार चलते हैं यहाँ पर अपनी बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर, बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर आप, अगर मैं आपको बोलूं कि 1 प्लस एक्स की पावर एन की एक्सप्रेशन दो, तो आप लोगों के पास क्या वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल होगी, ये आप लोग अब इसके बारे में क्या कहेंगे? सर हो सकता है हमारे पास यहाँ पर दैट इज एन सी ज़ीरो, है ना, 1 की पावर एन और एक्स की पावर ज़ीरो, इन दोनों को कंबाइन करना है। फिर सर ये हो जाएगा एन सी वन, दैट इज 1 की पावर एन माइनस वन और एक्स की पावर 1 हो जाएगा। ये अभी भी मेरे पास ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन सी टू, 1 की पावर एन माइनस टू, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, अप टू सो ऑन। मेरे पास हो जाएगा एन सी एन, मेरे पास यहाँ हो जाएगा 1 की पावर 0 और एक्स की पावर एन। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर x को मैंने 1 पुट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर राइट हैंड साइड पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n। मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 2 की पावर n। तो सीधा सीधा मैं अगर इसको ऐसा लिखूँ, दैट इज एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस दैट इज एन सी एन। अभी समझदार को इशारा ही बहुत है कि केशव सर आप लोगों को क्या पॉइंट यहाँ पर देने वाले हैं। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। दैट इज एन सी ज़ीरो अ सेट विद नो एलिमेंट, मतलब एम्प्टी सेट के कितने होंगे इसके एम्प्टी सेट, वो चेक करना है। दैट इज एन सी वन, वो चेक करना है। दैट इज एन सी टू, एन सी वन का मतलब क्या, अ सेट विद वन एलिमेंट, अ सेट विद टू एलिमेंट, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सेट विद वन एलिमेंट, नंबर ऑफ सेट विद टू एलिमेंट, नंबर ऑफ सेट विद थ्री एलिमेंट, नंबर ऑफ सेट विद एन एलिमेंट। नंबर ऑफ सेट विद एन एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है? अच्छा, हमारे पास यहाँ पर एनसीआर का फॉर्मूला हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है सर, एन फैक्टोरियल, सर आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल का पॉइंट है। अगर सर हम यहाँ पर एन सी ज़ीरो को सॉल्व करें, तो सर ये क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल, सर ज़ीरो फैक्टोरियल, सर एन माइनस ज़ीरो मतलब एन फैक्टोरियल। कैंसिल आउट कितना होगा, 1, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब सर जो हमारे पास अ सेट विद नो एलिमेंट, वो हमारे पास कितना होगा, यूनिक होगा। और वो क्या होता है हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी सेट होता है। वो हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, एम्प्टी सेट होता है। इसका मतलब सर पिछले पेज पे आपने यहाँ पर हमें बोला कि ये किसके लिए बात होती है, यहाँ पर ये एम्प्टी सेट के बारे में बात हो रही है। ये किसके लिए बारे में बात हो रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सेट विद वन एलिमेंट, नंबर ऑफ सेट विद टू एलिमेंट, नंबर ऑफ सेट विद थ्री एलिमेंट, नंबर ऑफ सेट विद एन एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब सर इन सब का हमने सम करा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए, और ये किसके इक्वल होगा हमारे पास यहाँ पर, दैट इज अ पावर सेट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ, पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी के ऊपर किसके इक्वल होगा, ये पावर सेट ऑफ ए। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर ये बात यहाँ पर निखर कर सामने आई कि हमारे पास पावर सेट ऑफ ए की जो अगर कार्डिनलिटी लिखते हैं, वो हमारे पास यहाँ पर 2 की पावर n है, इफ़ ए की कार्डिनलिटी यहाँ पर n है। तो इसका मतलब सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए।
अभी मैंने पीछे एक एग्जांपल लिया था आप लोगों के साथ कि ए की कार्डिनलिटी अगर मेरे पास यहाँ पर 3 है तो मेरे पास यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी आई थी सर 8 आई थी। ये तो हम लोगों ने काउंट कर ही लिया था। तो सीधा सीधा अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो वो क्या होता है सर 2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, वो वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। सर इसका मतलब आप जो 4 के ऊपर बात कर रहे थे सर आपने यहाँ एक और सेट लिया था जिसके अंदर 4 एलिमेंट थे। तो इसका मतलब सर इस केस में पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी सर 2 की पावर 4 हो जाएगी, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। तो हमें वहाँ पर 16 एलिमेंट वहाँ पर लिखने थे, है ना। तो इस तरीके से ये 2 कार्डिनलिटी ऑफ ई इज नोन एज द पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बोलो भाई 2 की पावर दिस टर्म। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके हाँ, क्वेश्चन अब हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, ध्यान से समझिएगा, मुझे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ध्यान में है कि मेरे पास यहाँ पर 2n+1 है। अगर ए की कार्डिनलिटी मेरे पास यहाँ पर 2n+1 है, देन द नंबर ऑफ सेट, देन द टोटल नंबर ऑफ सेट, टोटल नंबर ऑफ सेट with more than one more than n एलिमेंट, हमारे पास उसके अंदर कितने हो जाएंगे n एलिमेंट अवेलेबल होंगी। तो ऑप्शन है आप लोगों के पास कुछ यहाँ पर 2 की पावर 2n, ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों के पास 2 की पावर n², और ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों के पास 2 की पावर 2n+1, और ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों के पास, ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों के पास दैट इज 2n+1। तो ये कुछ आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं, इसको जरा सॉल्व करो, सॉल्व करो। 31 मिनट का वीडियो हो चुका है हमारा, स्क्रीन पे देखा मैंने ये पॉइंट। अब वो कह रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट मोर देन n, नंबर ऑफ सेट विद मोर देन n एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अब जब ऐसा कुछ टिपिकल क्वेश्चन आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं n=1 के लिए। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई है 3 आ चुकी है। कार्डिनलिटी कितनी आ चुकी है 3 आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए के बारे में बात बोलूँ, पावर सेट ऑफ ए हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो क्या लिखते हैं सर, ये क्या होता है 3 में से एक भी एलिमेंट ले लेंगे सर, 3 में से सिंगलटन एलिमेंट हम यहाँ पर ले लेंगे सर, 3 में से 2 एलिमेंट ले लेंगे, और सर हमारे पास 3 में से 3 एलिमेंट हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, 3 में से 3 एलिमेंट यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अब वो हमसे बोल रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, अब मैंने n की वैल्यू 1 ली है तो मोर देन 1 आएगा यहाँ पर। अब केस को सॉल्व करेंगे तो मोर देन 1 एलिमेंट यहाँ पर अब हमें सॉल्व करना है। एक से ज़्यादा जिसके अंदर एलिमेंट्स हो जाएंगे वो हमें यहाँ पर चाहिए, बस सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका मतलब सर एक से ज़्यादा तो एम्प्टी सेट भी नहीं लेंगे और ये वाला भी नहीं लेंगे, तो इसका मतलब सर हम इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास अब इसका आंसर कितना आ जाएगा सर 3 फैक्टोरियल, सर 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, प्लस सर ये 3 फैक्टोरियल, सर ये 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आप लोगों के पास 3 2 and 1, ये हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1 दैट इज 4। अब आप लोगों के पास ये 4 आंसर यहाँ पर आया। अब n=1 पुट करते ही हमारे पास यहाँ पर आंसर कौन सा बनेगा वो देखो। जैसे मैंने n=1 ऑप्शन नंबर इसके अंदर डाला तो ये मेरे पास क्या है 2 की पावर 2n है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे पास यहाँ पर सर 2 की पावर 2n। तो जैसे मैंने n=1 डाला तो ये क्या रहेगा 2 की पावर 2 इज 4। बस इसके अलावा 4 तो कहीं नहीं बन रहा, ये 2 बन रहा है, ये 8 बन रहा है, और ये मेरे पास कुछ नहीं बन रहा। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो मैंने आप लोगों को बताया एक सिंप्लीफाइड वे, लेकिन हम लोग इसको और एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड आप लोगों के लिए होमवर्क है। जो हमारा जो दूसरा मेथड है, आप लोग इसका जो सेकंड मेथड आप लोग इसको कर सकते हैं, वो आप लोग एक बार खुद ट्राई करना। मैंने आप लोगों को एक छोटा सा हिंट दे दिया है, जिसको ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं। थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट भी आप इसमें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट भी जो है आप लोग इसमें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? चलो जी,
नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर। क्लास को अब हम यहाँ पर आगे के ऊपर बढ़ाते हैं कि फंक्शन क्या है, किस तरीके से हम इस पॉइंट को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। मान लो लेट ए एंड बी आर टू सेट, मैंने यहाँ पर अभी जानबूझ के टू सेट लिए हैं। देन अ मैपिंग, देन मेरे पास यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की मैपिंग अवेलेबल है। मैपिंग f फ्रॉम a टू b इज कॉल्ड फंक्शन। हम उसे यहाँ पर फंक्शन बोलते हैं, इज कॉल्ड फंक्शन। ओके जी, वो हमारे पास फंक्शन कब कहलाता है? इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट अ y बिलोंग्स टू b सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाए? f ऑफ x इज इक्वल टू y का पॉइंट बने। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ ये बात बोलूँ कि ये क्या है? a, ये क्या है मेरे पास यहाँ पर? b, a b, और ये पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल है f। मेरे पास हर एक एलिमेंट ऑफ a के लिए मेरे पास यहाँ पर x यहाँ पर मिले, y यहाँ पर मिले, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y हो जाए। दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ a, दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए। कई एजुकेटर्स इसमें यहाँ पर यूनिकनेस का भी यूज करते हैं कि यूनिक वाई मुझे यहाँ पर मिले, तो हम भी यहाँ पर उसको ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिक वाई हमें यहाँ पर मिले। लेकिन मैं आप लोगों के साथ वो यूनिक वर्ड का यूज यहाँ पर नहीं कर रहा, क्योंकि वो हम लोग यहाँ पर कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग यहाँ पर लिख लो देयर एग्जिस्ट अ वाई विच आर यूनिक। मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाए? यूनिक वाई हमें यहाँ पर मिले, तो वो फंक्शन हमें, उसको हम लोग फंक्शन कहलाते हैं। यहाँ पर हम लोग ए को क्या बोलते हैं? डोमेन ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन की क्या होती है? डोमेन होती है। बी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? को डोमेन ऑफ अ फंक्शन। को डोमेन ऑफ अ फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। ये क्या पॉइंट होता है हमारे पास? को डोमेन ऑफ अ फंक्शन। बिल्कुल ठीक है। अब सर ये डोमेन हो गया, को डोमेन हो गया। अगर मैं आप लोगों के साथ ऐसा कुछ बोलूं, 4 पॉइंट्स लिख रहा हूं, देखना यहाँ पर मेरे पास अभी यहाँ पर ना केस बन रहे हैं, ध्यान से समझना। क्या केस बन रहे हैं? केस नंबर, कुछ केस है हमारे पास, या आप ऐसा बोल लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पर ए एम्प्टी हो गया और मेरे पास यहाँ पर बी भी एम्प्टी हो गया, तो क्या ये मेरे पास यहाँ पर फंक्शन कहलाएगा? बोलो, क्या ये मेरे पास यहाँ पर फंक्शन कहलाएगा? सर फंक्शन की डेफिनेशन ही क्या कह रही है? और एक और, ये तो हुआ मेरे पास यहाँ पर पहला केस। सर दूसरा केस, सर अगर ए मेरे पास यहाँ पर नॉन एम्प्टी हुआ और बी अगर मेरे पास यहाँ पर एम्प्टी सेट हो गया, तो तब ये क्या सर फंक्शन कहलाएगा? अच्छा सर, अगर सर हमारे पास यहाँ पर ए अगर एम्प्टी सेट हुआ, बी अगर मेरे पास यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट हुआ, तो क्या ये मेरे पास यहाँ पर फंक्शन कहलाएगा? बोलो, क्या ये मेरे पास यहाँ पर फंक्शन कहलाएगा? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ कि अगर ए मेरे पास यहाँ पर नॉन एम्प्टी है और बी मेरे पास यहाँ पर नॉन एम्प्टी है, तब मेरे पास आप लोगों के पास ये जो पॉइंट है ये फंक्शन कहलाएगा। ये 4 पॉइंट आप लोग मुझे बताओ, क्या ये तब मेरे पास यहाँ पर फंक्शन कहलाएगा? सर एक मिनट देखना, अगर अगर सर ए भी एम्प्टी होगा, बी भी एम्प्टी होगा, तो फंक्शन की डेफिनेशन को ही डिफाइन नहीं कर रहा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट अ वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट। तो इसका मतलब ए और बी जो है, मतलब एक्स और वाई मेरे पास होने चाहिए। इसका मतलब सर ये भी क्या हो जाएगा? नॉट मीनिंगफुल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो। फंक्शन की डेफिनेशन को ही क्या कर रहा है यहाँ पर? जो हमारी डेफिनेशन है उसे ही गलत कर रहा है। यहाँ पर इसको ये डिनाई करेगा फंक्शन को होने में। अगर ए नॉन एम्प्टी है, बी अगर एम्प्टी हो गया, तो भी मेरे पास क्या होगा? वाई मेरे पास यहाँ पर नहीं अवेलेबल होगा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? नो। ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा? नो। इस पॉइंट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? यस बोलेंगे कि ए और बी को नॉन एम्प्टी होना चाहिए। इसका मतलब सर आपको यहाँ पर लिखना चाहिए था, ऊपर ही यहाँ पर लिखना चाहिए था लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट अ मैपिंग बिलोंग्स टू ए टू बी। यस, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी पॉइंट्स यहाँ पर होने चाहिए। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे, पक्का किसी का कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ फंक्शन। अब हमारे पास हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ फंक्शन। ध्यान से समझिएगा। मान लो कि यहाँ पर मेरे पास क्या है? ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन अब मैपिंग,
मेरे पास यहाँ पर वो मैपिंग कौन सी है, दैट इज एफ फ्रॉम ए टू बी, ए भी नॉन एम्प्टी है, बी भी नॉन एम्प्टी है, इज कॉल्ड फंक्शन। हम उसे यहाँ पर फंक्शन कब बोलेंगे, इफ एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए, ध्यान से समझेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए, पासिंग थ्रू ए parallel to b, parallel to b, cut the curve exactly 1 point। मेरे पास अगर वो 1 पॉइंट पर काउंट करता है तो हम यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे कि वो मेरे पास क्या है, फंक्शन है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ये मैंने क्या लिया है, अब सर ए और बी क्या है, ए क्या है मेरे पास यहाँ पर ये वाली लाइन, बी क्या है ये, मतलब एवरी लाइन पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस कट द कर्व एग्जैक्टली 1, कट द कर्व एग्जैक्टली 1, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 1 फंक्शन हो जाएगा। सपोज दैट दिस पॉइंट मेरे पास यहाँ पर दैट इज y इज इक्वल टू एक्स लाइन, एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी, तो एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी कट द कर्व एग्जैक्टली 1 पॉइंट, मेरे पास वो यहाँ पर एक ही पॉइंट पे कट करे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर फंक्शन बोलते हैं। लेकिन क्या ये कर्व हमारा फंक्शन होगा, ऐसा कुछ अगर मैं कर्व ले लूँ लाइक दिस, क्या ये कर्व हमारा फंक्शन होगा, सर एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी कट द कर्व एग्जैक्टली 1, सर फंक्शन है, सर फंक्शन है, सर फंक्शन है, सर फंक्शन है, सर फंक्शन नहीं है, सर हर लाइन होनी चाहिए, सर चौथी लाइन नहीं हो रही, इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन, वो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन नहीं कहलाएगा। एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी कट द कर्व एग्जैक्टली वंस, उसे हम लोग ये पॉइंट यहाँ पर बोल रहे होते हैं, दैट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ फंक्शन, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं। कोई भी कर्व अब आप लोग यहाँ पर ले लो, एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी कट द कर्व एग्जैक्टली 1, उसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज अ 1 फंक्शन के तौर पर हम उसे सॉरी फंक्शन के तौर पर हम उसे यहाँ पर डिफाइन कर रहे होंगे। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़ूँ आगे, पक्का, चलो और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट इज द 1 फंक्शन। अब 1 फंक्शन क्या होता है हमारे पास, सर वही, सर अगर हमने यहाँ पर ए टू बी, अगर मेरे पास एक ए एंड बी अगर नॉन एम्प्टी सेट है और मैपिंग अवेलेबल है ए टू बी से लेकर, तो उसे हम लोग 1 कब बोलेंगे, सर यहाँ हम डोमेन से 2 एलिमेंट लेंगे, उन दोनों पे मैपिंग इक्वल करेंगे, और अगर वो दोनों एलिमेंट मेरे यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर 1 फंक्शन बोलेंगे। और अब एक कंडीशन भी देखेंगे, कार्डिनलिटी के बेस पर हम लोग किसी भी फंक्शन को 1 कब बता सकते हैं। चलो आओ अब हम इसको यहाँ पर पूरा का पूरा समझ लेते हैं। मान लो कि मेरे पास यहाँ पर ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट है मेरे पास यहाँ पर, देन अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड 1 फंक्शन। मेरे पास यहाँ पर क्या है, 1 फंक्शन है, मेरे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 फंक्शन अवेलेबल है। इसको हम 1 फंक्शन कब बोलते हैं, इफ़ अगर मैंने 2 एलिमेंट लिए x1 और x2 विच आर बिलोंग्स टू डोमेन ए, ध्यान से समझना, यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, इफ़ मैंने 2 एलिमेंट लिए x1 और x2 विच आर बिलोंग्स टू द डोमेन ए और उन पे मैंने मैपिंग इक्वल कर दी, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1 जो है वो मेरे पास यहाँ पर f ऑफ x2 के इक्वल है, और वो कुछ सॉल्व करने के बाद मेरे पास x1 इज इक्वल टू x2 हो जाता है। इसका मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास, को डोमेन के पास एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, यूनिक प्री इमेज मिलनी चाहिए, तो उसे हम लोग क्या, यूनिक इमेज मिलनी चाहिए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 फंक्शन बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पर 1 हो जाता है, फंक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब आप लोग एक कंडीशन को देखना है यहाँ पर, ध्यान से समझना, एक ये पॉइंट लिया मैंने यहाँ पर और एक ये वाला पॉइंट लिया, 2 पॉइंट लिए, ये भी मेरे पास एफ मैपिंग है, और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ए की कार्डिनलिटी जो है मेरे पास यहाँ पर 4 है और बी की कार्डिनलिटी जो है मेरे पास यहाँ पर 3 है, तो मैंने इसको ले लिया ए बी सी डी 1 2 3,
और यहाँ पर मैंने ले ली है ए की कार्डिनलिटी, मैंने यहाँ पर 3 ले ली है, और बी की कार्डिनलिटी मैंने यहाँ पर 4 ले ली है। दैट इज ए बी सी 1 2 3 4, ऐसा कुछ लिया। अब मुझे आप लोगों को ये दिखाना है कि कार्डिनलिटी वाइज फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन कैसे होता है। ध्यान से देखना अब 1 मिनट के लिए। सर वो बोल रहे हैं कि अगर हमने मैपिंग इक्वल करी तो वो दोनों ही पॉइंट मेरे पास यहाँ पर इक्वल होने चाहिए, मतलब यूनिक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। तो यूनिक एलिमेंट को यूनिक इमेज दे दो, दे दिया आपने। क्या मेरे पास फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया है, मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिया कि मैंने अगर 2 एलिमेंट लिए हैं तो मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट अवेलेबल है। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ध्यान से समझिएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट अ वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट मैपिंग सेटिस्फाइड। तो इस केस के लिए एफ ऑफ डी कहाँ मैप करेगा, अगर ये फंक्शन 1 1 है तो वो गलत हो गया। इसका मतलब सर दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये मेरे पास यहाँ पर फंक्शन ही नहीं है। इसका ये क्यों हुआ, क्योंकि सर ए की कार्डिनलिटी ग्रेटर है बी की कार्डिनलिटी से। तो अब आप लोग यहाँ पर ऐसा लिख पाएंगे कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी 1 1 फंक्शन। मेरे पास यहाँ पर एनी 1 1 फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़ू आगे पक्का। अब ये देखो, अब इसको 1 1 बना दो, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, 1 1 भी हो गया, फंक्शन की डेफिनेशन भी हो गई है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ए की कार्डिनलिटी जो है मेरे पास यहाँ पर लेस देन है मेरे पास यहाँ पर बी की कार्डिनलिटी से। तो क्या सर ये इक्वालिटी पे भी मेंटेन करता है, हाँ जी। अगर मैं डी ले लेता हूँ तो ये चांस चला जाएगा। तो इसका मतलब सर लेस देन और इक्वल टू बी पर ए की कार्डिनलिटी अगर लेस देन और इक्वल टू बी की कार्डिनलिटी है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज 1 1 फंक्शन। वो मेरे पास यहाँ पर क्या कहलाएगा, यहाँ पर 1 1 फंक्शन कहलाएगा। तो आप लोग कार्डिनलिटी वाइज भी यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़ूँ आगे पक्का। नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, आई थिंक दैट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द 1 1 फंक्शन। चलो इसको हम लोग अभी एक बार और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है। अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, अगर मैं आप लोगों के साथ बात बोलूँ तो वो कुछ नहीं, वो हमारे पास क्या होते हैं, सीधा सीधा बात होती है कि अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज एन एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इज एम, मेरे पास अलग अलग कार्डिनलिटी के वो क्या है हमारे पास यहाँ पर नंबर हैं, देन द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी अगर मुझे निकालनी है तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, को डोमेन की कार्डिनलिटी रेज पावर डोमेन की कार्डिनलिटी, क्या हो जाएंगे हमारे पास वो को डोमेन की कार्डिनलिटी रेज पावर डोमेन की कार्डिनलिटी, वो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बन जाएंगे। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। यस, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन के तौर पर हम यहाँ पर बात करते हैं। अब अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बात बोलूँ कि अब मुझे टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन होने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, सर आपको यहाँ पर होना चाहिए ए की कार्डिनलिटी जो है वो लेस देन और इक्वल टू बी की कार्डिनलिटी होनी चाहिए, तभी मेरे पास जो फंक्शन है वो 1 1 बनेगा। अच्छा, अब अगर मैंने यहाँ पर ए की कार्डिनलिटी को सपोज करो, सपोज दैट मैंने ए की कार्डिनलिटी को 2 लिया और बी की कार्डिनलिटी को मैंने यहाँ पर 3 लिया है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे, ये वाला पे मेरे पास पॉइंट बनेगा दैट इज दिस नंबर, और यहाँ हो जाएगा ए बी, और यहाँ हो जाएगा ए, इसको ले लो आप लोग यहाँ पर 1 2 3 का पॉइंट ले लो। क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पर ना मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसके 6 पेयर बनाता हूँ। सर 6 क्यों, क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर 6 बनेगा। ठीक है जी। तो ये हो गया दूसरा पेयर, और इसके बाद हम लोग बनाएंगे इसका तीसरा पेयर। ओके जी, ये हमारे पास हो गया है इसका तीसरा पेयर, है ना। इस वाले पेयर को डिलीट कर दो। चलो, ये हो गया हमारा तीसरा पेयर, ये हो गया हमारा
चौथा पेयर, ठीक है जी। ये हो गया हमारा पांचवा पेयर, ये हो गया हमारा छठा पेयर, ये हो गया हमारा सातवां पेयर, ठीक है जी। चलो बाकी के ये पहले दो पेयर को जो हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा प्रिंट हो गए, ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने कीबोर्ड की हेल्प से इसके 6 पेयर यहाँ पर बना दिए हैं, है ना। हम लोगों ने इसके 6 पेयर जो हैं यहाँ पर बना दिए हैं। डन। अब ध्यान से समझो। अब हो सकता है मेरे पास मैपिंग जो हो कुछ इस टाइप में हो जाए, ए बी पर ऐसा हो सकता है सर, ये एक ऐसी, ये भी वन वन फंक्शन है। हो सकता है सर ये वाला इधर और ये वाला इधर हो जाए। हो सकता है सर ये इधर आ जाए, ये वाला इधर आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। हो सकता है सर ये वाला इधर आ जाए, ये वाला इधर आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। हो सकता है सर ये वाला इधर आ जाए और ये वाला इधर आ जाए। क्लियर है। तो ऐसे कुछ हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये 6 पेयर बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 6 आ गए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई हैं, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन अगर हम यहाँ पर बात बोलें तो हमारे पास कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हमारे पास कितने हैं सर, ये 6 हैं। अब 6 हो गए तो कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कि सर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों की क्या है हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, हाँ या ना। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं आप लोगों के साथ इसकी कार्डिनलिटी वाइज लूँ, सपोज करो कि ए की कार्डिनलिटी मेरे पास यहाँ पर कितनी है n, और बी की कार्डिनलिटी मेरे पास यहाँ पर कितनी है m अवेलेबल है। एक बार आप लोग पहले इसको देखो कि पीछे हम लोगों ने जो यहाँ पर ये पॉइंट्स पढ़े क्या आप लोगों को समझ में आए। एक बार जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करो, मैं साइड हो रहा हूँ ताकि आप लोग इसको नोट डाउन करो। अच्छा नोट डाउन तो इस बार आज मैंने बोला ही नहीं। हाँ मैं तो कह रहा था प्रॉपर टाइम दूंगा आप लोगों को रिकॉर्ड करने के मतलब लिखने के लिए। चलो एक बार जल्दी से इसको देखो कि इसके अलावा भी कोई और वन वन फंक्शन बन सकता है या नहीं। मैं साइड हो रहा हूँ, जल्दी से आप लोग इसको यहाँ पर देखो कि इसके अलावा भी अगर कोई फंक्शन यहाँ पर बन सकता है या नहीं, है ना। बोलो भाई, किसी का कोई भी डाउट हो तो शेयर ज़रूर करना, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं। कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। हाँ जी, हुआ कुछ इसके अलावा कोई और नहीं ना, तो ये वाला पॉइंट है। अब अगर मैंने यहाँ पर ए की कार्डिनलिटी को n ले लिया और बी की कार्डिनलिटी को m ले लिया, तो मेरे पास अब यहाँ पर दो केस बनते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 मेरे पास आंसर कितना है, अगर ए की कार्डिनलिटी मेरे पास यहाँ पर ग्रेटर देन है मेरे पास यहाँ पर बी की कार्डिनलिटी, तो हम बोलेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वन वन फंक्शन। तो इसका मतलब इस केस के लिए अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन अगर हम यहाँ पर बोलें तो वो कितने हैं, 0 हैं। इस केस के लिए टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हमारे कितने हैं, 0 हैं। ठीक है जी। चलो आओ, रिकॉर्डिंग हो रही है ना अच्छे तरीके से, हाँ हो रही है। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हमारे पास कितने आ गए यहाँ पर, 10 नंबर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं केस नंबर 2 के लिए। केस नंबर 2 के लिए तो मेरे पास अब पॉइंट यहाँ पर क्या आ गई हैं सर, ए की कार्डिनलिटी जो है वो मेरे पास यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू बी की कार्डिनलिटी होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पर बात बोल पाएंगे कि फंक्शन जो है हमारे पास कितने हैं, फंक्शन हमारे पास कितने हैं सर। अब हमें ये चेक करना है, सपोज दैट सर यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, डोमेन है, और ये क्या है सर हमारे पास अब कोडोमेन है ना। ये मेरे पास मैपिंग है, यहाँ पर ए की कार्डिनलिटी विच इज़ n और b की कार्डिनलिटी विच इज़ m। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, a1 a2 a3 an, दैट इज b1 b2 b3 bm। और अभी हम लोगों ने वन वन की डेफिनेशन को पढ़ा कि यूनिक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होती है। तो यूनिक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज अगर हम यहाँ पर बात बोलें तो हमारे पास क्या होगी, यूनिक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज अगर हम बोलें तो लाइक दिस कि ए से लेकर बी पर, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि इस A1 को अपनी इमेज चूज करने के कितने चांस मिल रहे हैं। इस A1 का हो रहा है स्वयंवर, उसको अपनी B1 या इमेज चूज करने के कितने चांस हैं। अब इन M में से कोई एक हो जाएंगे, तो A1 को उधर जाने पर कितने चांस मिल रहे हैं, M चांस मिल रहे हैं। अब A1 ने एक सिलेक्ट कर ली, पीछे कितने रह गए, M-1। तो A2 के पास अब कितने हो जाएंगे, मेरे पास यहाँ पर M-1 हो जाएंगे।
A3 के पास अब कितने चांस रह जाएंगे सर? अब 2 चले गए हैं तो मेरे पास यहाँ पर m-2 हो जाएगा। सर A3 अगर होगा, सॉरी मेरे पास यहाँ पर अगर A4 होगा तो A4 के पास कितने चांस है? मेरे पास यहाँ पर m-3 चांस है। क्लियर है पॉइंट? अब पैटर्न फॉलो करो, जब 2 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 3 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 4 कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, जब n करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर m-(n-1) आ जाएगा। हाँ या ना? सेम पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है, सेम पैटर्न अवेलेबल है। चलो, तो मेरे पास इस केस में अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन हमारे पास यहाँ पर कब है? जब ए की कार्डिनलिटी लेस देन है बी की कार्डिनलिटी से। तो सर टोटल नंबर ऑफ वेज को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो m इंटू m-1 इंटू m-2 इंटू m-3 अप टू सो ऑन m-(n-1). ये कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर n-1 का पॉइंट आएगा। तो क्या ये मैंने ठीक लिखा है? क्या ये मैंने यहाँ पर ठीक लिखा है? नहीं सर, अभी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर भी फिक्सिंग नहीं है ना। हो सकता है सर आप इसको ऐसा लिख लो, हो सकता है सर यहाँ पर आप A2 को पहला दे दो, यहाँ A3 दे दो, यहाँ आप लोग A5 दे दो, यहाँ आप लोग A1 दे दो, यहाँ आप लोग A4 दे दो, ऐसा कुछ। मतलब ये एलिमेंट भी जो है फ्लक्चुएट हो सकते हैं। अब n एलिमेंट को n प्लेसेस पर बिठाने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं सर? n फैक्टोरियल। तो मल्टीप्लाइड बाय सर n फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड बाय सर n फैक्टोरियल। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ो आगे। तो सर ये क्या है? ये कुछ नहीं, इसको हम लोग लिख सकते हैं mcn मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन हमारे पास कुछ ही आते हैं। सर आपने इसको mcn कैसे लिख लिया? जब आप लोग इसको ओपन अप करोगे ना तो आप लोग यही प्रोडक्ट तक पहुंचोगे। क्लियर है? तो ये आप लोगों के पास है, इसको वेरीफाई करना आप लोगों का काम है। तो मेरे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, अगर मेरे पास यहाँ पर a की कार्डिनलिटी n है और b की कार्डिनलिटी मेरे पास यहाँ पर m है, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन के ऊपर अगर हम बात करें तो वो 2 केस बने थे। जब मेरे पास a की कार्डिनलिटी ग्रेटर देन हो जाता है b की कार्डिनलिटी से, मतलब दिस इज इक्वल टू द, दैट इज n अगर ग्रेटर देन है मेरे पास m से, तो आंसर आया था 0। और जब मेरे पास यहाँ पर a की कार्डिनलिटी जो है वो लेस देन और इक्वल टू b की कार्डिनलिटी हो जाएगा, तो उस केस में मेरे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? मतलब n जो है वो लेस देन m है, तो उस केस के लिए आ जाएगा mcn मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल। सर आपने पीछे अभी 6 आंसर दिया था। अगर a की कार्डिनलिटी को सर अगर हम 2 ले लें और b की कार्डिनलिटी को 3 ले लें, तो ये तो वन फंक्शन की कंडीशन को वेरीफाई करता है। सर ये वन फंक्शन की कंडीशन को जो है वो वेरीफाई करता है। जैसी सर ये वन फंक्शन की कंडीशन को वेरीफाई करता है तो यहाँ वैल्यू पुट करो सर 3c2 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा सर हमारे पास 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और 3 - 1 तो यहाँ 3 - 2 दैट इज 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय सर 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 फैक्टोरियल 6 होता है और 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो आंसर आ गया 6। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने आ रहे थे? 6 आ रहे थे। उन 6 के अलावा कोई भी वन फंक्शन नहीं होगा। अब आप लोग चाहें इसको काउंटिंग करके देख लो, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने आते हैं? ये आते हैं और 0 आते हैं जब वो कार्डिनलिटी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है? बढ़ूँ आगे? चलो जी, तो बस इतना ही है आज के लिए। इसको अब हम लोग जो है यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग आएगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वन फंक्शन आया था, इसको हम लोग कर रहे होंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मेरी नेक्स्ट क्लास कब है वो आप लोगों को प्लानर में मिल जाएगी, वो आप लोगों को प्लानर में जो है वो मिल जाएगी। चलो, आज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना कोई भी सजेशन हो, कोई भी पॉइंट आप लोगों को अगर डिस्कस करना है तो मेरे साथ ज़रूर कर सकते हैं। आप लोगों के सजेशन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए। अपना कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट पूछ लेना। केशव गिलोत्रा के नाम से आप लोगों को एक रिप्लाई करते हुए आईडी मिल जाएगी, वो मेरी ही आईडी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा, ऐसा मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही कॉन्सेप्चुअली सारी चीज़ों को यहाँ पर डिलीवर करा है। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लेना। मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड
लव यू ऑल, बाय।